डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है उसी टॉपिक पर अकाउंटिंग क्वेश्चन के हवाले से। ईयर 2017 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग। आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताना है। अब उन्होंने आपको सिचुएशंस कुछ ऐसे दिए हैं कि 5-6 पॉइंट्स हैं, इसके हवाले से आपको बताना है कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इनके लिए क्या होंगे। यानी इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, अगर ओनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या रूल होगा। डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज, डिक्रीज इन नोट्स पेबल, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन ऑफिस फर्नीचर और डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ये 6 पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए हैं। उन्होंने आपसे ये पूछा है कि अगर इन इन चीज़ों में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स इनके लिए क्या होंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि इनके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होंगे। क्वेश्चन था स्टेट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग। उसके आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, अगर ओनर कैपिटल इंक्रीज हो तो इसके लिए क्या रूल होगा। कैपिटल क्या है, ओनर्स इक्विटी। और पिछले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल क्रेडिट, सॉरी। दूसरा उन्होंने आपको ऑप्शन दिया था सवाल में, दूसरा पॉइंट दिया था डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज। अगर ऑफिस सप्लाईज डिक्रीज हो तो उसके लिए क्या रूल होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑफिस सप्लाईज आपके लिए क्या है। ऑफिस सप्लाईज आपके लिए एसेट्स है और अगर एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था डिक्रीज इन नोट्स पेबल। पेबल किसी भी किस्म का पेबल हो, पेबल आपके लिए क्या कहलाती है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर नोट्स पेबल की बात की जा रही है, यानी लाइबिलिटी की बात की जा रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया था इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी के लिए लाइबिलिटी कहलाती है। और यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। फिफ्थ पॉइंट होना है डिक्रीज इन ऑफिस फंड, सॉरी इंक्रीज इन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर कंपनी के लिए एसेट होता है और एसेट अगर इंक्रीज हो तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा था डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, अगर ओनर कैपिटल डिक्रीज हो जाए। ओनर्स कैपिटल से मुराद है ओनर्स इक्विटी, और अगर ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। तो ये था इसका ए पार्ट, और ए पार्ट का सिंपल सा आंसर, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। आइए जरा बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा हुआ राइट द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इंक्रीज विल बी शोन एज पॉजिटिव, डिक्रीज एज नेगेटिव एंड नो इफेक्ट एज जीरो। देखिए उन्होंने यहाँ पे बात की है राइट द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, जो कि ये थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। यानी हमें इन बात जो भी उन्होंने आपको ट्रांजेक्शन्स दिए उनका इफेक्ट हमें सिर्फ 3 चीज़ों पर दिखाना है, एसेट्स पर, लाइबिलिटीज़ पर और ओनर्स इक्विटी पर। सवाल क्या दिया उन्होंने, लिखा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, पेड टू सप्लायर बाय चेक, रिसीव्ड एडवांस कमीशन फ्रॉम क्लाइंट, परचेज्ड इफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम काशिफ, और लास्ट पॉइंट है ओनर्स विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। चलिए आज जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने आपसे कहा था परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। इस पॉइंट में दो बातें कही जा रही हैं आपसे कि आपने मर्चेंडाइज खरीदी है, और दूसरी बात कही जा रही है किस पे खरीदी है, आपने कैश पे खरीदी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मर्चेंडाइज को। मर्चेंडाइज आपके लिए क्या है, एसेट है। मर्चेंडाइज अगर आप परचेज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके कारोबार में मर्चेंडाइज इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज को उन्होंने कहा था कि आपको इंक्रीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव के साइन से, यानी प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करना है। तो मर्चेंडाइज एसेट है और मर्चेंडाइज कारोबार में इंक्रीज हो रही है, यानी एसेट कारोबार में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव मेंशन करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने आपसे कही थी कि जो मर्चेंडाइज हमने खरीदी है वो किस पे खरीदी है, कैश पे खरीदी है। तो दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा कारोबार के कैश पर। कैश भी कारोबार के लिए क्या है, एसेट है, लेकिन कारोबार से कैश डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब आप मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो आप जिससे मर्चेंडाइज सामान खरीदेंगे उसे आप कैश पे करेंगे। जब कैश पे करेंगे तो आपके कारोबार में कैश कम हो जाएगा। कैश यानी आपका एसेट कारोबार से कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज माइनस। तो इसका इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे कुछ ऐसे पड़ेगा कि आपके एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं और कैश पे परचेज कर रहे हैं। तो आपके पास मर्चेंडाइज इंक्रीज यानी एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, और कैश यानी एक और एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। एक एसेट इंक्रीज हो और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आपके टोटल एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एसेट्स जितने थे उतने के उतने ही रहेंगे, इसीलिए एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ का इस पूरी ट्रांजेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों
दोनों चीज़ों का फर्क एसेट्स पर पड़ा, तो लाइबिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू जीरो, और ओनर्स इक्विटी का भी इस ट्रांजेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ओनर्स इक्विटी भी जीरो रहेगी। ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे थी, बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, यानी आपने बैंक से कैश उधार लिया, लोन लिया है। जब आप बैंक से कैश लेंगे तो आपके कारोबार के कैश पे फर्क पड़ेगा, और कैश आपके लिए क्या है, एसेट। जब आप कैश उधार लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, तो आपके कारोबार में कैश इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो पॉजिटिव के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपने बोरो किया है, उधार लिया यानी लोन लिया है। लोन जब आप किसी से लेते हैं तो लोन आपके लिए क्या कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पर लोन पे यानी आपकी कंपनी की लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप पर लोन यानी लाइबिलिटी यानी कर्जा बढ़ जाएगा। पहले आप पर कोई कर्जा नहीं था, लेकिन जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो आप पर कर्जा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो दो चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है, एक है एसेट और दूसरा है लाइबिलिटी। एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो अकाउंटिंग विजन पे फर्क कुछ ऐसे पड़ेगा कि एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, और ओनर्स इक्विटी का इस ट्रांजेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सो ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू जीरो। कही थी आपसे पेड टू सप्लायर बाय चेक, आपने सप्लायर को चेक के जरिए पेमेंट की। जब आप सप्लायर को चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके कारोबार से कैश जा रहा है। लेकिन कैश कहाँ से जा रहा है, क्योंकि आप चेक दे रहे हैं, तो चेक का कैश कहाँ से जाएगा, आपके बैंक से जाएगा। बैंक आपके लिए क्या है, एसेट, और आपका बैंक डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप सप्लायर को पैसे अदा करेंगे तो आपके कारोबार के बैंक अकाउंट से पैसे डिक्रीज यानी कम हो जाएंगे। तो बैंक आपका एसेट है, एसेट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने की वजह क्या होती है, क्योंकि आपने कभी उससे उधार पर कुछ माल खरीदा होगा, तो आपको उससे कोई उधार अदा करना था। उधार अदा करने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेबिल। हमें उधार अदा करना था यानी हमें पैसे अदा करने थे, पैसे अदा करने को हम कहते हैं पेबिल, और पेबिल हमारे लिए क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। हम पर जो उधार था वो उधार हम अदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम पर से लाइबिलिटी यानी जो पेबल था, जो कर्जा था हम पर, वो लाइबिलिटी हम पर से कम हो रही है, जिम्मेदारी हम पर से कम हो रही है, तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इस ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, एक एसेट है और दूसरा लाइबिलिटी। आपके कारोबार से एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और आपके कारोबार से लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तब दो चीज़ों में फर्क पड़ा, एसेट पर और लाइबिलिटी पर। अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट कुछ ऐसे रहेगा कि एसेट इज इक्वल टू डिक्रीज, लाइबिलिटी इज इक्वल टू डिक्रीज, और ओनर्स इक्विटी का इस ट्रांजेक्शन पे फिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू जीरो। आपसे कही थी रिसीव्ड एडवांस कमीशन फ्रॉम क्लाइंट, आपने अपने कस्टमर से जो है वो कमीशन रिसीव किया। अगर आप अपने कस्टमर से कमीशन रिसीव करते हैं तो इसका मतलब आप उससे कैश रिसीव कर रहे हैं। कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपके लिए एसेट है, और आपके कारोबार में एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप जब कैश रिसीव करेंगे तो कारोबार में कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो कैश इंक्रीज हो गया यानी आपका एसेट इंक्रीज हो गया। आपने एडवांस में कमीशन लिया है। अगर हम एडवांस में किसी से पैसे लेते हैं तो उसे हम नाम देते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि पैसे आपने अभी एडवांस में ले तो लिए, लेकिन आपने अभी तक अपने क्लाइंट को कमीशन के बदले इसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। जब तक आप उसे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देते तब तक वो पैसे आपने नहीं कमाए। नहीं कमाए तो उसे हम कहते हैं अनअर्न्ड, और अनअर्न्ड कहलाता है हमारे लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि आपके सर पर जिम्मेदारी है कि आपको जो है वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और अगर आप उसे सर्विस प्रोवाइड ना कर सकें तो आपको अपने क्लाइंट को पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसीलिए अनअर्न्ड आपके कारोबार पर एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है। आपके कारोबार पर जिम्मेदारी यानी लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी जैसे आप किसी से पैसे लेंगे उधार पर, यानी सॉरी, अगर आप किसी से एडवांस में पैसे लेंगे तो आप पर लाइबिलिटी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कि आपको उसको काम करके देना है। तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई कारोबार में, और कारोबार में आपके कैश भी जो है वो बढ़ गया। कैश एसेट है, एसेट बढ़ जाए तो प्लस, और लाइबिलिटी भी बढ़ गई है यानी आपके कारोबार पे कर्जा भी बढ़ गया, तो उसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एज प्लस। अकाउंटिंग इक्वेशन पे कुछ ऐसे इफेक्ट पड़ेगा कि आपके एसेट और लाइबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, और दोनों कारोबार में इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, और ओनर्स इक्विटी का अगेन इस ट्रांजेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू जीरो। ट्रांजेक्शन थी परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम काशिफ, आपने इक्विपमेंट परचेज किया है, क्रेडिट का मतलब उधार पर। सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट आपके कारोबार के लिए एसेट है, आपके कारोबार में इक्विपमेंट बढ़ रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है, और आपने क्योंकि उधार पर खरीदा है तो आपको पैसे अदा करने, पैसे अदा करने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेबल। पेबल आपके लिए लाइबिलिटी है, और आप पर लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपने जिससे इक्विपमेंट खरीदा है अब आपको उसको पैसे अदा करने। पहले आप पर जिम्मेदारी नहीं थी, लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने इक्विपमेंट उधार पर खरीदा आप पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगेन इस ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एसेट्स पर और लाइबिलिटीज़ पर। आपके कारोबार में एसेट बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है।
तो अकाउंटिंग विषय पे फर्क कुछ ऐसा रहेगा, एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज और ओनर्स इक्विटी पे अगेन कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ओनर्स इक्विटी जीरो। लास्ट हमारी ओनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, ओनर ने अपने कारोबार से जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले, कैश निकाल रहा है, कैश निकालें तो कैश के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कैश, कैश आपके लिए एसेट है। और सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है इंक्रीज, बट ये होगा डिक्रीज। आपके कारोबार से कैश डिक्रीज हो रहा है, कारोबार से कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से पैसे निकालते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ड्राइंग, ड्राइंग भी हमारे लिए क्या है, ओनर्स इक्विटी। ड्राइंग का ताल्लुक ओनर्स इक्विटी से होता है, और क्योंकि आप कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो इससे आपकी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। ओनर्स इक्विटी से बना होती है कारोबार में मालिक का जो हक होता है, यानी कारोबार में मालिक की जो ज़ाती इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। जब कारोबार में मालिक अपना ज़ाती पैसा लगाता है तो कारोबार में उसका हक यानी उसकी ओनर्स इक्विटी बढ़ जाती है, और जब वो कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल लेता है तो कारोबार में उसकी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि कारोबार से मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला, जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकालेंगे तो उसकी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दो अकाउंट्स में फ़र्क पड़ता है, एसेट्स पर और ओनर्स इक्विटी पर। एसेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मिस्टेक लिखी हुई, गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर इंक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है और ओनर्स इक्विटी भी डिक्रीज हो रही है, इसलिए दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है माइनस की साइन से। दो अकाउंट्स में फर्क पड़ रहा है, एसेट पर और ओनर्स इक्विटी पर। लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे फर्क कुछ ऐसा रहेगा, कैश डिक्रीज, लाइबिलिटीज जीरो और ओनर्स इक्विटी भी डिक्रीज। अब एक बार देख लेते हैं पूरे सवाल को, क्या ट्रांजैक्शंस थी और क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनका। पहली ट्रांजैक्शन थी परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, दूसरी ट्रांजैक्शन थी बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, तीसरी ट्रांजैक्शन थी पेड टू सप्लायर बाय चेक, चौथी ट्रांजैक्शन थी रिसीव्ड एडवांस कमीशन फ्रॉम क्लाइंट, फिर थी परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम काशिफ और लास्ट में थी ओनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। इस तमाम ट्रांजैक्शन को जब आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीकार कुछ ऐसा होगा। जो इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए था, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में ट्रांजैक्शन नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगले कॉलम में एसेट्स, फिर लायबिलिटीज और फिर ओनर्स इक्विटी। पहली ट्रांजैक्शन का फर्क आपके ना एसेट पे पड़ा था, ना लायबिलिटी पर, ना ओनर्स इक्विटी पर। दूसरी ट्रांजैक्शन का फर्क एसेट पे पड़ा था और लायबिलिटी पर, दोनों इंक्रीज हुए थे, ओनर्स इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं, सो ओनर्स इक्विटी का आंसर जीरो रहा। तीसरी ट्रांजैक्शन का फर्क दो अकाउंट से पड़ा था, एसेट्स पर और लायबिलिटीज पर, एसेट और लायबिलिटी दोनों डिक्रीज थे। चौथी ट्रांजैक्शन का फर्क भी दो अकाउंट से पड़ा था, एसेट्स पर और लायबिलिटीज पर, और दोनों इंक्रीज हुए थे। पांचवी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट भी दो अकाउंट से पड़ा था, एसेट पर और लायबिलिटी पर, दोनों इंक्रीज। और लास्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट से पड़ा था, एसेट्स पर और ओनर्स इक्विटी पर, और दोनों कारोबार से डिक्रीज हुए थे। आई होप कि आपको मेरी यहाँ तक की बातें कुछ समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।